चीन के पिगफैन गांव में एक दिन अजीबोगरीब घटना घटित हुई। गांव के बाहर से कुछ लोग गांव में आए, जिन्होंने वहां पर एक बड़ा सा करीब 150 इमारतों का एक कंपाउंड बना दिया। रेलवे की पटरियां, एयरफील्ड, पावर हाउस, जानवरों के लिए बाड़ा, यहाँ तक कि लाश जलाने के लिए भट्टी तक बनाई गई। मान लीजिए कि शहर के भीतर एक नया शहर बनाया गया। इस बड़े से कंपाउंड के बाहर बोर्ड लगाया गया, पानी आपूर्ति और महामारी बचाव यूनिट। अगर ये कंपाउंड सही में पानी आपूर्ति के लिए बनाया गया था तो इतने सारे तामझाम क्यों? दरअसल ये जैविक हथियार बनाने का कारखाना था, जिसे नाम दिया गया था यूनिट 731, जिसके जरिए चीन में महामारी फैलाने का मंसूबा जापान रखता था। आखिर क्या थी कहानी यूनिट 731 की? जापान की स्कूल किताबों में लिखा हुआ है, एक दिन सुबह किसी कारणवश लोगों ने हम पर बम बरसाए और हमारा जीवन खत्म कर दिया। जापान में बच्चों को उन पर हुए हमले से देशभक्ति और दुनिया की बर्बरता को सिखाया जाता है, लेकिन जापान ने जो दूसरे मुल्कों के साथ किया उसका क्या? जापान अपने बच्चों और जनता के सामने अपने किए गए अत्याचारों को कभी नहीं बताता। जापान पर गिराया बम एक आतंक था, लेकिन जापान ने जो किया वो बर्बरता थी। आखिर क्या किया था जापान ने, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एमके और स्वागत है आपका न्यू टेक मीडिया के एक और मजेदार वीडियो में। जापान जो आज टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, लेकिन उसका इतिहास बहुत ही भयानक है। दूसरे विश्व युद्ध से पहले जापान का पूरे एशिया में दबदबा बन चुका था। जापानी सैनिक जो चाहे वो करते थे। जापानी सरकार ने भी सैनिकों को पूरी तरीके से छूट दे रखी थी। ऐसे में जापानी सरकार और सैनिकों ने 3 घटनाओं को अंजाम दिया, जिसे जापान की बर्बरता कहा जाता है। साल 1910 जापान ने कोरिया पर हमला कर दिया और कोरिया को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तब कोरिया एक संयुक्त राष्ट्र था। कोरिया जीतने के बाद जापान के मंसूबे और भी बढ़ चुके थे। आगे जाकर जापान ने चीन, वियतनाम और मलेशिया के कई देशों पर कब्जा कर लिया। उस समय जापानी सैनिकों के हमले का एक पैटर्न हुआ करता था। जापानी सैनिकों को हारे हुए लोगों को कैदी करके रखना पसंद नहीं था। वो जिस भी शहर में घुसते थे वहां पर नरसंहार किया जाता था। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े जो भी रास्ते में आता उनका सिर काट दिया जाता था और यही उनका पैटर्न बन गया था। ऐसा करते हुए जापान पूरे एशिया में आगे बढ़ता जा रहा था। साल 1937 उस वक्त जापान चीन के साथ युद्ध लड़ रहा था। तब तक जापान ने शंघाई को भी जीत लिया था। अब जापान के मंसूबे 7वें आसमान को छू रहे थे। 13 दिसंबर को जापानी सैनिक नानजिंग में घुसे। नानजिंग पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। वहां अब गिनती के चीनी सैनिक बचे हुए थे। जापानियों ने अब आम नागरिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। नरसंहार का यह सिलसिला करीब 6 हफ्तों तक चला, जिसमें 3 लाख से अधिक लोगों की हत्या की गई। करीब 80,000 महिलाओं का रेप किया गया। यहाँ तक कि सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने सैनिकों को लूट और बलात्कार की छूट दे रखी थी। उस वक्त जेम्स नामक एक पत्रकार वहीं पर मौजूद था, जिसने अपनी डायरी में लिखा कि मैंने अपने जीवन में ऐसी बर्बरता कभी नहीं देखी। हर जगह बस रेप, रेप और रेप। उस समय में हर रोज 1000 से अधिक महिलाओं का बलात्कार किया जाता था। जेम्स की यह बात जब प्रकाशित हुई तो दुनिया पूरी तरीके से हिल गई। जापान के तत्कालीन सम्राट हिरोहितो को अपनी इमेज की चिंता सताने लगी। सम्राट ने आदेश दिया कि सैनिकों के लिए कंफर्ट स्टेशनों की संख्या बढ़ाई जाए। कंफर्ट स्टेशन वो जगह थी जहां लड़कियों और महिलाओं को रखा जाता था, जहां सैनिक अपनी सेक्स की इच्छा को पूर्ण करते थे। सम्राट के आदेश के चलते कंफर्ट स्टेशन की संख्या अचानक से बढ़ गई और महिलाओं की कमी होने लगी, जिसके चलते जापानियों ने एक नया रास्ता निकाला। जापानी सैनिक अपने नियंत्रण वाले इलाकों से नाबालिग बच्चों का अपहरण करने लगे और उन्हें कंफर्ट स्टेशन में लाया जाने लगा। कई जगह पर तो जापानियों ने गांव में अपने एजेंट छोड़ रखे थे, जो बच्चियों और महिलाओं को नौकरी का झांसा देने लगे और उन्हें जबरन कंफर्ट स्टेशन में लाया जाने लगा। जापानी सैनिकों के निशाने पर अक्सर गरीब परिवार की वो लड़कियां थी जो गरीबी के चंगुल से निकलना चाहती थी और उसी के चलते वो इनके जाल में फंस जाती थी। कंफर्ट स्टेशन में रहने वाली महिलाओं को नाम दिया गया कंफर्ट वुमन। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला कर दिया और जापान को हार कर आत्मसमर्पण करना पड़ा। तब जाकर कंफर्ट स्टेशन का ये सिलसिला खत्म हुआ, लेकिन रिपोर्ट के हिसाब से आत्मसमर्पण के बाद भी कंफर्ट स्टेशन चलते रहे थे। अब यह स्टेशन अमेरिकी सेना के लिए खुले रखे गए थे। आखिरकार 1946 में अमेरिकी जनरल के आदेश पर इस सिस्टम को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया।
जापान का मानना था कि अगर कोई देश को हथियारों से झुकाया नहीं जाता तो उसे एक ऐसी महामारी में धकेल दिया जाए जिसके बाद वो कभी भी उभर नहीं पाए। ऐसा ही काम जापानियों ने चीन के हार्बिन शहर में किया था। बात है दूसरे विश्व युद्ध के दौरान चीन के हार्बिन शहर के एक छोटे से गांव पिगफैन की। पिगफैन गांव में एक दिन अजीबोगरीब घटना घटित हुई। गांव के बाहर से कुछ लोग गांव में आए जिन्होंने गांव के बीचों बीच करीब 150 इमारतों का एक कंपाउंड बना दिया। रेलवे की पटरियां, एयरफील्ड, पावर हाउस, जानवरों के लिए बाड़ा, यहाँ तक कि लाश जलाने के लिए भट्टी तक वहाँ बनाई गई। मान लीजिए कि शहर के भीतर एक नया शहर बनाया गया। इस बड़े से कंपाउंड के बाहर एक बोर्ड लगाया गया, पानी आपूर्ति और महामारी बचाव यूनिट। अगर सही में ये पानी आपूर्ति के लिए बनाया गया था तो इतने सारे तामझाम क्यों? दरअसल ये एक जैविक हथियार बनाने का कारखाना था जिसे नाम दिया गया था यूनिट 731, जिसके जरिए चीन में महामारी फैलाने का मंसूबा जापान रखता था। उन दिनों चीन के मंचूरिया इलाके पर जापान का कब्जा था। यूनिट 731 जहां बनाया गया था उस कंपाउंड के चारों ओर किलेनुमा दीवार बनाई गई थी। दीवार से बाहर निकलने पर चारों ओर खाई खुदी हुई थी जिसके किनारे पर हाई वोल्टेज वाले बिजली के तार रखे गए थे। आखिर क्या हो रहा था उस कंपाउंड में जो इतनी सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे? इस सवाल का जवाब छुपा था कंपाउंड के भीतर बनाई गई 2 इमारतों में, जिसके नाम थे ब्लॉक नंबर 7 और ब्लॉक नंबर 8। ये दोनों ब्लॉक बहुत ही सीक्रेटली बनाए गए थे। सीक्रेटली इसलिए ताकि इन दोनों इमारतों के भीतर जो भी हो रहा था वो बाहर न जाने पाए। दरअसल ये दोनों ब्लॉक यूनिट 731 की कुख्यात प्रयोगशालाएं थी जहां पर जैविक हथियार बनाए जाते थे और फिर इंसानों पर उनका परीक्षण किया जाता था। जैविक हथियार यानी वो महामारियां जिनका कोई भी इलाज नहीं था। यहाँ एंथ्रेक्स, हैजा और प्लेग के जीवाणु का बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाता था। फिर अपनी कैद में बंद लोगों को उन जीवाणु से संक्रमित किया जाता था। ऐसा मान लीजिए कि यूनिट 731 महामारी बनाने की एक प्रयोगशाला थी। इंसानी प्रयोगों के बाद यूनिट 731 में जीवाणु से भरे हुए बॉम्ब बनाए जाते थे। हर बॉम्ब में भरा जाता था ऑक्सीजन और प्लेग फैलाने वाले 30,000 पिस्सू। इन बमों को हवाई जहाज के माध्यम से चीन के गांवों में फेंक दिया जाता था। जहां पर भी ये बम गिरते वहां पर महामारी फैल जाती, यहाँ तक कि पानी और जमीन भी संक्रमित हो जाते। दरअसल चीनियों को मारने के लिए ऐसे कई तरीके थे यूनिट 731 के पास। यूनिट 731 में करीब 30 लाख चूहों को पाला जाता था जिनको प्लेग ग्रसित करके चीन के गाँव में छोड़ दिया जाता था और इस तरह से वहाँ महामारी फैलाई जाती थी। कैद में रखे गए लोगों को जबरन प्रेशर चैम्बर में डाल दिया जाता है जिन पे प्रयोग होता था कि कितना प्रेशर झेलने के बाद इंसान की आंखें ढक्कन की तरह बाहर निकल जाती है। कोई बीमारी इंसान के अंगों पर कैसा असर करती है यह देखने के लिए उन्हें पहले संक्रमित किया जाता था और फिर जीते जी उनके अंग निकाल दिए जाते थे। तो कई बार किसी अंग को शरीर में कहीं और जोड़ दिया जाता था। यूनिट 731 महिलाओं के लिए एक अभिशाप से कम नहीं था। कैदी महिलाओं के साथ बड़ी ही बर्बरता की जाती थी। महिलाओं के साथ जबरन बलात्कार करके उनको प्रेग्नेंट किया जाता था। फिर उनको सिफिलिस जैसी बीमारियों से संक्रमित किया जाता था ताकि यह रिसर्च हो सके कि ऐसी बीमारियां मां से बच्चे में ट्रांसफर होती है या फिर नहीं। यूनिट 731 के प्रयोगों ने लाखों निर्दोष नागरिकों को तड़पा तड़पा कर मारा था। यहाँ तक कि वर्ल्ड वॉर खत्म होने के कई सालों बाद भी ऐसी बीमारियां चीनी नागरिकों में देखी गई थी। उस समय जापान की बर्बरता हर तरफ फैली हुई थी जिसके प्रभाव से भारत भी ग्रसित हो गया था। बात है 1945 की, जब अंडमान पर जापानी फौज का कब्जा था। तब अंडमान में अनाज की कमी होने लगी थी। जापानियों के लिए जब अनाज कम पड़ने लगा तो जापानियों ने एक रास्ता निकाला। जापानियों ने करीब 1500 लोगों को एक नाव में बिठाया और उन्हें दक्षिणी अंडमान की ओर रवाना कर दिया। इन लोगों से कहा गया था कि वो लोग वहां जाकर खेती करें और आराम से रहे। इन लोगों को हैव नामक एक द्वीप पर ले जाया गया। ये लोग अब अंडमान से 70 किलोमीटर की दूरी पर थे। तब उन्हें समुद्र में कूदने के लिए कहा गया। जो लोग नहीं माने उन्हें तलवार और बंदूक से मारकर समुद्र में डाल दिया गया। करीब 250 लोग तैरकर किनारे तक पहुंचे। बाकी लोगों की समुद्र में डूबकर मौत हो गई। जो लोग किनारे पर पहुंचे थे वो भी कुछ दिनों में भूख और प्यास से मारे गए। अंडमान में जापानियों का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़े जा रहा था। ऐसा ही एक बार फिर किया गया। तब जापानी 900 लोगों को एक दूसरे द्वीप पर ले गए जहां उनको पेड़ से बांध दिया गया। फिर उन पर गोलियां चलाई गई और बाद में पेट्रोल डालकर उनको जिंदा जला दिया। इसके अलावा गांव, सड़कों और शहरों में लोगों की जान जाना एक आम बात हो चुकी थी। कुल कितने लोगों को जापानियों ने मारा था, इस बात का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं
कि 1942 में अंडमान की कुल जनसंख्या 40,000 के करीब थी और जब 1945 में जापानी शासन खत्म हुआ तब ये संख्या सिर्फ 10,000 बची हुई थी। यानी जापानी शासन के 3 सालों में अंडमान में करीब 30,000 लोगों को मार दिया गया था। ये सारे जापानी बर्बरता के उदाहरण हैं जो जापान ने एशिया में किए थे। जापान ने पूरे वर्ल्ड वॉर के दौरान करीब 30 से 90 लाख लोगों की हत्याएं की थी, जिनमें कई जगह तो नरसंहार किया गया था। दोस्तों, अगर जापान पर बम गिराया गया वो सही नहीं था तो जापान ने जो एशिया में किया क्या वो सही था? अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यू टेक मीडिया चैनल।